एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब। राहुल, मैं कम से कम 15-20 सालों से जानता हूँ। राहुल की खास बात है कि बहुत एग्रेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ बाजार का डायरेक्शन बताते हैं लेवल्स के साथ में, और एक्यूरेसी लेवल एकदम जबरदस्त है। और इसीलिए हमने सोचा कि इस तरह के मूड माहौल में जब बाजार को लेकर दोनों तरफ के व्यूज लोगों के बन रहे हो, एक बार जरा उनकी राय ली जाए। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपके व्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं बाजार को लेकर। स्टॉक्स में तो खैर आपकी महारत अलग ही है, बिल्कुल ही जबरदस्त है। एक बार जरा इस वक्त बाजार के डायरेक्शन को लेकर बताएं, आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग आनंद जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे काफी समय जी बाद चर्चा करके। आनंद जी, आई थिंक जो जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में, डेविल इज इन द डिटेल। तो आई थिंक ये जो डेविल है मार्केट में, ये सब नॉन डेविल्स हैं। मुझे नहीं राइट। लगता कि ऐसी कोई नई खबर आई है जिसे बाजार को निर्धारित स्तर से नीचे जाने की कोई एक बड़ा गैप डाउन जैसे हम बोलते हैं। आई एम नॉट इन दैट कैंप दैट बिलीव्स द निफ्टी कैन गो टू 13-14,000 जी, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक रेट हाइक्स कर रहे हैं, क्रूड मालूम है, युद्ध मालूम है, लिक्विडिटी विड्रॉल हो रही है। तो मेरे हिसाब से एनर्जी, अगर बाजार को नीचे गिरना होता तो अब तक गिर चुका होता, क्योंकि ऑलरेडी अर्निंग्स रिविजन्स काफी हद तक रेट हाइक्स को ट्रैक करते हुए ऑलरेडी रिवाइज डाउनवर्ड्स हो चुके हैं, FY24 के भी। तो मुझे लगता है कि ये निफ्टी का बॉटम 14.5 से 15 के बीच में कहीं है। वहां पे आप अग्रेसिवली खरीदारी कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड एनर्जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई डेटा पॉइंट्स ऐसे भी इमर्ज हो रहे हैं कि मार्केट वापस 18,500 चला जाए। तो मुझे लगता है कि जो बाकी के 6 महीने बचे हैं, ये 14.5-15 नीचे और शायद 17, 17.5 ऊपर के रेंज में निकाल देगा। आप 14, 14.5-15 के आसपास अग्रेसिवली खरीद सकते हैं। अगर निफ्टी 17 के आसपास चला गया तो आप वहां पे अपने प्रॉफिट्स ले सकते हैं। मुझे लगता है कि बाकी के 6 महीने ऐसे ही गुजरने वाले हैं। क्या बात है। तो बिल्कुल क्लियर कट और अच्छी राय आपके लिए आती हुई दिख रही है बाजार के डायरेक्शन को लेकर। अब आगे बड़े ट्रिगर्स आप क्या देख रहे हैं बाजार के लिए, अच्छे या खराब होने के लिए आज से? क्योंकि या तो पहले नीचे जाएगा या पहले ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के आपके लिहाज से क्या ट्रिगर्स बन सकते हैं, और अगर कमजोर हुआ तो क्या? दो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं एनर्जी। एक है क्रूड, क्योंकि अगर क्रूड वापस 90 या उससे कम चला गया, यहाँ से $10-15 गिर गया, तो बहुत सारी चीजें टेक केयर ऑफ हो जाती हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट, कैड, रुपी, इन्फ्लेशन, रेट हाइक्स, वो एक ही वेरिएबल ऐसा है जो बहुत सारी चीजों को जैसे एक जिक्सॉ पजल में सारे पीसेस फिट हो जाएंगे अगर ये करीबन 90 के आसपास चला गया। दूसरा है एनर्जी के थोड़ी डेफिशिएंसी चल रही है मॉनसून की। जून के महीने में इतनी कुछ खास नहीं रही, लेकिन अगर जुलाई अगस्त में पिकअप हो गई और आपका पॉजिटिव मॉनसून रहा, तो क्योंकि मॉनसून के बाद कुछ 18 महीने रह जाएंगे जनरल इलेक्शन तक, तो आई थिंक एक रूरल स्पेंडिंग की एक आप क्षमता रख सकते हैं कि काफी एग्रेसिवली वापस आ सकता है। तो आई थिंक ये दो बड़े ट्रिगर्स मुझे लगते हैं बाजार के लिए। एक, जैसे मैंने कहा कि अगर क्रूड यहां से गिर जाए, और एनर्जी इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर क्रूड वापस से 125-130 चला जाए तो देन दैट ओपन्स अप अ डाउनसाइड रिस्क। लेकिन आज के हालिया स्थल में जिस तरह से मैं मार्केट को देखता हूं, ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ भी रीरेट कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी। लेकिन फिलहाल जब जैसे हमारी अभी चर्चा हो रही है, दोनों काफी न्यूट्रल स्तर पे चल रहे हैं। इसीलिए बाजार में भी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा उछाल या गिराव नहीं आया है, बड़ा स्टेडी स्टेट से चल रहा है। ये मेरे ख्याल से दो सबसे बड़े डिटर्मिनेंट होंगे मार्केट के लिए अगले 3-4 महीने। परफेक्ट। तो दोनों ट्रिगर्स भी आपने एकदम बताए हैं बाजार के डायरेक्शन के लिहाज से। ऐसे में कहाँ आउट परफॉर्मेंस आपको दिख सकती है बाजार में? कौन से सेक्टर्स है जो बेहतर कर सकते हैं? आपको क्या पसंद है? अनिल जी, एक तो ये है कि ट्रिगर कौन सा है, और दूसरा ये है कि माहौल कैसा बनने वाला है। ट्रिगर में जैसे मैंने आपको कहा इन क्रूड और रूरल की, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने बताया कि मॉनसून के बाद कुछ 18 महीने रह जाएंगे जनरल इलेक्शन तक, अगर रूरल स्पेंडिंग काफी महत्वपूर्ण तरीके से वापस आ जाए एनर्जी, तो आई थिंक टू व्हीलर्स एक अच्छी जगह है। आप हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। आप कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड जैसे नाम हैं, ऑटो फाइनेंसर्स हैं जो कि जैसे चोला है या सुंदरम फाइनेंस है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से रूरल को खेलने का ऑटो का तरीका। आप ऑटो एंसिलरीज के थ्रू भी खेल सकते हैं। कुछ नाम है जैसे सोना, कॉमस्टार, एंड्योरेंस, जमुना ऑटो। तो ये आपकी पूरी वैल्यू चेन क्रिएट हो जाती है, ओईएम से लेके
कंपोनेंट सप्लाई से लेके फाइनेंसियर्स तक। दूसरी है एफएमसीजी, जो कि 3-4 साल से काफी थकी हुई पड़ी हुई है। आई थिंक अगर मॉनसून अच्छा हुआ और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी हुई तो ये एक रिटर्न आपको लीवर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक से काफी हद तक मिल सकता है। और तीसरा, अनिल जी, आपने देखा होगा कि जो प्रोविजनल नंबर्स आए हैं बैंकों के फिलहाल, चाहे वो इंडसइंड हो, फेडरल हो, एचडीएफसी हो, काफी ठीक ठाक हैं। आई थिंक 15 से 20% ग्रो हो रहे हैं। तो आई थिंक जहां पे रिटेल लेंडिंग की प्रोपोर्शन ज्यादा है, आई थिंक बैंक्स भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है कि पैसा बन सकता है। तो रूरल बैंक्स, एफएमसीजी, लाइक आई सेड, रूरल कैन बी प्लेड थ्रू ऑटो। और एक आखिरी मैं आपको बता दूं अनिल जी, काफी हद तक केमिकल सेक्टर में भी करेक्शन आ गया। मुझे लगता है कि वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हुए हैं। स्टॉक्स जैसे नवीन फ्लोरिन हो, एसआरएफ हो, और ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू गो डाउन द मार्केट कैप भी काफी सारे नाम है। पर ये कुछ 3-4 जगह हैं जो ध्यान में फिलहाल आ रही हैं जहां पे मुझे लगता है कि निवेश किया जा सकता है। तो बेहतर, काफी विचार मेरे आपके मिल रहे हैं आज मार्केट के आउटलुक को लेकर और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौकों को लेकर। राहुल, बिल्कुल लगभग वही राय है। ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्टॉक्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, यहाँ पर निवेश करना। कहाँ से दूर रहना है, रिस्क कहाँ है? आई थिंक अनिल जी, लेवरेज कंपनीज से ज्यादा तो आई डोंट थिंक ये एक ऐसा, आई डोंट थिंक इट्स अ सेक्टर जहां से कहीं दूर रहना। आई जस्ट थिंक क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का माहौल बढ़ रहा है, जहां कंपनीज की लेवरेज बहुत ज्यादा है। जब आप किसी भी कंपनी का लेवरेज रेशियो और डेट रेशियो देखें, जिनका 2 टाइम्स 3 टाइम्स वगैरह है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ 90 बेसिस पॉइंट की हाइक हो गई है। अगर आरबीआई 50 से 60 और कर दे तो ऑब्वियसली जो कंपनीज हाई लेवरेज में है उनको काफी दिक्कत होगी इंटरेस्ट सर्विसिंग में। तो आई थिंक वो एक स्पेस है जहां से मैं थोड़ा दूर रहूंगा। एक हो सकता है एनर्जी कि अगर यूएस कुछ ज्यादा ही हार्ड रिसेशन में चला गया तो ये जो आईटी कंपनीज की जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हम देखते हैं, जिसे हम टीसीवी कहते हैं, वो शायद रेवेन्यू में तब्दील होने में थोड़ा वक्त लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी में एकदम वी शुड नॉट रश इन, क्योंकि इतना पैसा बन गया है जी आईटी स्टॉक्स में लॉकडाउन के दौरान। उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा परसिस्टेंट कुछ 8-9 गुना बढ़ा है, वो परसेंटेजेस में नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा वहां पे मेरे को हल्का सा रिस्क लगता है, क्योंकि यूएस और यूरोप डिपेंडेंस थोड़ी ज्यादा है। तो अगर वहां पे इकोनॉमी थोड़ी अगर रिसेशन में चली गई तो वो टीसीवी टू रेवेन्यू का कन्वर्जन थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है दिक्कत हो सकता है। दूसरा अनिल जी, हालांकि मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन तक तो ठीक होगा, लेकिन उसके बाद सीमेंट में जिस तरह की कैपेसिटी आ रही है, अभी तो रिसेंटली एक नया एंट्रेंट भी आया है, लेकिन जिस तरह से अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट वगैरह ने भी कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी एक दिक्कत वाली बात वहां पे भी आ सकती है कि एक ओवर कैपेसिटी सिचुएशन ना बन जाए सीमेंट में और वहां पे आपकी कमेसरेट डिमांड नहीं हो। तो आई थिंक ये कुछ जगह हैं जहां पे अगर आपका पैसा बना है तो यू कैन टेक प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल एंड प्रॉब्ली लुक एट इन्वेस्टिंग इट इन सम ऑफ द सेक्टर्स, जैसे हम थोड़े समय पहले चर्चा कर रहे थे। तो ये है आपके लिए सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और स्टॉक जहां से आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। एक और जो बड़ी चीज है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं वो है इन्फ्लेशन और हमारे यहाँ से ब्याज दरों को लेकर। क्या आपको लगता है कि और एग्रेसिव ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए? अनुज जी, इसका भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा कि क्रूड क्या करता है। तो मुझे लगता है कि सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर हम यूएस से स्टार्ट करें, क्योंकि उन्होंने रेट हाइक काफी देरी से शुरू की थी, तो इसलिए वो लोग इस क्वांटम में रेस कर रहे हैं। 75 बेसिस पॉइंट आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। इंडिया में एनर्जी मुझे नहीं लगता कि 50 से 60 बेसिस पॉइंट से ज्यादा और होगा। तो आई थिंक एक टोटल 150 बेसिस पॉइंट्स के आसपास तक हो जाएगा। इसका मैं जी। ओ। रीजन आपको ये बच्चे देखें जो उन्होंने लास्ट पॉलिसी में दी थी एनर्जी, फर्स्ट क्वार्टर की जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो करीबन 7.8% के आसपास है, और लास्ट क्वार्टर में Q4 में वो 5.8 के आसपास जा रही है। तो आरबीआई भी आपको कह रहा है कि जिस तरह से वो दिशा में जा रहे हैं, वो करीबन 200 बेसिस पॉइंट की इन्फ्लेशन फोर्थ क्वार्टर तक नीचे आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहां से बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत है। अगर होता तो एनर्जी आपका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी करीबन 8% तक पहुंच गया होता अभी तक, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली द मार्केट is another 50-60 basis points and I think मेरे हिसाब से एनर्जी जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक जा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद अगले पॉलिसी में वो एक बार करके खत्म ही कर देंगे। ये मेरी रीडिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, ढेर सारा आपको अपडेट्स भी मिला, डायरेक्शन भी मिला। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा अपडेट डायरेक्शन देने के लिए और साथ ही इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके हमारे दर्शकों को बताने के लिए। राहुल अरोड़ा बताते हो बाजार पर अपना डायरेक्शन।